आज का हमारा टॉपिक है जी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आज हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसका आर्किटेक्चर कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो ये सारे जो है वो आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को। और अगर हम देखते हैं इसकी स्लाइड नंबर 2 पे, तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, जो अल्लाह ताला ने हमारा दिमाग बनाया हुआ है, ये अपने आर्किटेक्चर में एक मार्वलस डिज़ाइन है। आज तक जो है इसकी कई ऐसी गुत्थियां हैं जो कि इंसान नहीं सुलझा सका। अल्लाह ताला ने इसको इतनी सलाहियत दी हुई है कि ये बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर लेता है। और ना सिर्फ बल्कि ये भी है कि हम इतने सारे अपने आप को अक्लमंद कहने वाले लोग भी अपने दिमाग का मुकम्मल इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ इस तरीके से कहा जाता है कि न्यूटन और जो इस तरह के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, जो कि फिर भी अपनी सलाहियतों का, जो वो उसके दिमाग की एक अपनी सलाहियत है काम करने की, उसकी शायद कोई 7 से 8% था। तो सिर्फ उन लोगों ने 7 से 8% जो है वो दिमाग इस्तेमाल किया था। बाकी अभी तक जो है वो कहते हैं जी इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। तो ये इससे अंदाज़ा कर लें कि हमारे दिमाग में कितनी सोचने और समझने की सलाहियत होती है। अल्लाह ताला ने इसको इस तरीके से बनाया हुआ है। तो आज इसमें अगर हम एक बात और जो करते हैं वो बेसिकली हमारा एक नर्व सिस्टम होता है, जो हमारा दिमाग उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और तमाम इंस्ट्रक्शंस जो है वो हमारा दिमाग उनको भेज रहा होता है। तो अगर मैं जितनी भी हम लोग बात करते जाएं अपने कि हमारा दिमाग जो है वो कैसे काम करता है, तो मेरा ख्याल है कि ये उतनी ही कम होंगी। लेकिन हम चूँकि बायो पहले बेसिकली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम फिर अपने इस बायोलॉजिकल जो हमारा ये है, जो जो चीज़ें इसमें ब्रेन में हैं, उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कंप्यूटर साइंस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए शुरू में हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप स्लाइड नंबर 3 पे देखें, तो हमारे जो नर्व सेल्स हैं ये तकरीबन हम कहते हैं 10 की पावर 10 से लेके 10 की पावर 14 तक है। और ये एक अडल्ट ह्यूमन के जो हैं वो इसमें हैं। तो आप अगर ये फिगर देखें तो ये बहुत बड़ी फिगर बनती है। 10 की पावर 10 अगर हम बात करें तो ये एक अच्छी खासी बड़ी फिगर है। तो इतने नर्व सेल्स जो हैं, और ये जो नर्व सेल्स हैं इनको हम दूसरे लफ्ज़ों में न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा बेसिकली जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, वो चूँकि हमारे इंसानी दिमाग को देखते हुए बनाया गया है कंप्यूटर साइंटिस्ट ने। जिस तरीके से एक इंसानी दिमाग काम करता है, तो वैसे एक मॉडल जो है, एक आर्किटेक्चर जो है उन्होंने बनाने की उसमें की है कोशिश। तो चूँकि हमारे भी यहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं, इसीलिए इस जो है नेटवर्क का नाम भी जो है न्यूरॉन रखा गया है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। दूसरी बात अगर हम करते हैं, न्यूरॉन्स आर हाईली कनेक्टेड विथ ईच अदर्स। तो हमारे जितने भी न्यूरॉन्स दिमाग के अंदर होते हैं ना, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इनके एक सेल आगे फर्दर एक जो न्यूरॉन है हमारा, या एक नर्व सेल जो है, वो आगे कई सौ या कई हज़ारों से कनेक्टेड है, ठीक है। और वो आगे फर्दर इसी तरीके से जो है कई सौ कई हज़ारों से कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से एक नेटवर्क सा बन जाता है। और जो तीसरा इसमें पॉइंट लिखा गया वो है जी पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन न्यूरॉन्स इज स्लो, ठीक है, कंपैरेटिवली इंटीग्रेटेड सर्किट। तो अगर हम जो ट्रांजिस्टर्स हैं, जैसे हमारा जो एक कंप्यूटर हार्डवेयर में लगे होते हैं, उनकी निस्बत न्यूरॉन्स में जो इंफॉर्मेशन का फ़्लो है वो स्लो होता है। लेकिन अगर हम फिर भी बात करें तो ये काफ़ी जो है वो स्पीडी होता है। लेकिन कंपैरिजन में अगर बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट के, तो ये स्लो होता है। और एक न्यूरॉन
जो बिजली कंज्यूम करता है वो आलमोस्ट कोई 10⁻⁻⁶ वाट्स हैं, जो कि एक जो है वो न्यूरॉन जो है वो कंज्यूम करता है, एक एनर्जी को जो है वो यूज़ जो करता है। अगर हम फर्दर बात करें स्लाइड नंबर 4 पे जाके, तो इसमें अगर आप देखें तो आप एक तस्वीर आपके लेफ़्ट साइड पे आ रही है, तो ये एक्चुअल ब्रेन के न्यूरॉन की है, जिसमें कुछ अगर आप देखें तो डार्क रेड कलर के जो है वो स्पॉट्स नज़र आपको आ रहे हैं, और उन स्पॉट्स के अंदर भी जो है एक सर्कल आपको नज़र आ रहा होगा। ख़ास तौर पर ये सर्कल ज़्यादा वाज़िया है जो सबसे लेफ़्ट हैंड पे जो है आपको डार्क रेड स्पॉट नज़र आ रहा है। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो एक जो है वो सर्कल एक आपको जो है वो नज़र आ रहा है। ये सब क्या है, इस ये बेसिकली आपके न्यूरॉन्स हैं, और ये एक न्यूरॉन की जो है वो जो है वो पिक्चर जो है वो आपको दिखाई जा रही है यहाँ पर। अगर मैं इसको फर्दर जो है डिफ़ाइन करने के लिए जो है आप स्लाइड नंबर 5 पे आएँ, तो एक न्यूरॉन दिखाया गया, और उस न्यूरॉन के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको यहाँ पर इंडिकेट किया गया। यानी कि हम इसमें कहते हैं कि ये सेल बॉडी है, जो उसका मेन पॉइंट है उसे हम कह रहे हैं कि वो उसकी सेल बॉडी है। और वो जो भी मैं स्पॉट की बात कर रहा था, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो न्यूक्लियस कहलाता है, वो आपके न्यूरॉन का न्यूक्लियस कहलाता है। और इसके बहुत सारे आप देखें तो जो है वो ब्रांचेस निकली हुई हैं, और ये जो ब्रांचेस हैं इनको हम बेसिकली जो है एक्सॉन कहते हैं। हो सकता है कि मैं यहाँ पे मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी इनके हवाले से जो है वो इतनी करेक्ट ना हो, उसकी रीज़न ये है कि हम शायद बायो को इतना नहीं पढ़ते। इसी तरीके से जो इसके जो पार्ट्स होते हैं जो आगे फर्दर दूसरे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स से जाके कनेक्टेड होते हैं, उनको हम कहते हैं वो डेंट्रीज है। तो डेंट्रीज के थ्रू बेसिकली जो है वो आपके दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं, और डेंट्रीज का जो पिछला पोर्शन होता है उसको बेसिकली हम जो है वो एक्सॉन कह रहे होते हैं। तो ये एक न्यूरॉन जो है एक इंसानी न्यूरॉन जो है, ये उसका आपको जो है वो स्ट्रक्चर बताया जा रहा था। अगर हम लोग फर्दर इसको बात करते हैं, तो मैं अगर आपको स्लाइड नंबर 6 पे अगर बात करूं, तो आप यहाँ पे देखें कि बहुत सारे जो है वो न्यूरॉन्स आपको दिखाए जा रहे हैं, और हर न्यूरॉन फर्दर अगले एक और न्यूरॉन से कनेक्टेड है। तो ये न्यूरॉन जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये बेसिकली इस तरीके से फ़्लो अपनी इंफॉर्मेशन का फ़्लो जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। तो जब हमने कोई चीज़ सोचनी होती है, तो या हम लोगों ने जो है किसी बात को याद करना होता है, तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड करती है, और इसी तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर होती है। अगर हम बात करते हैं आपके स्लाइड नंबर 7 पे, तो 7 पे अगर आप देखें तो रिलेशनशिप दिखाया गया है कि एक बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क और एक आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। तो अगर आप इसमें देखें तो एक साइड पे टेबल में जो है वो आपके स्लाइड नंबर 7 के जो टेबल बना हुआ, उसमें एक साइड पे आपके न्यूरॉन्स का जो है वो जो बायोलॉजिकल जो न्यूरल नेटवर्क है उसकी ज़िक्र किया जा रहा है। और जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं अपने कंप्यूटर साइंस में, तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के में उसको क्या नाम देते हैं वो लिखा गया। अब जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ जी कि डेंट्रीज जो हैं वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हमारे पास क्या बन जाती, इनपुट। तो जो इनपुट बेसिकली जो है वो हम दे रहे होते हैं, और वो हमारे पास जिस तरह वहाँ पे इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही होती थी, डेंट्री से आ रही होती थी, क्योंकि एक डेंट्री से आगे फर्दर डेंट्री से कनेक्टेड था ना, तो हम उसको लिए उसको कहते थे। और जो हमारे पास सेल था उसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नोड्स कह रहे हैं। ठीक है जी। और स्नैप्स स्नैप्स इसको बेसिकली वेट कहा जाता है, और एक्सॉन जो था वो बेसिकली हमारा जो है वो आउटपुट था।
तो ये एक टेबल आपको इसलिए दिखाया जा रहा था कि जब हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को बना रहे हैं तो हमें अंदाज़ा हो कि हम एक्चुअल जो न्यूरॉन है हमारा उसको किस तरीके से अपने कंप्यूटर साइंस में कन्वर्ट कर रहे हैं और वहाँ पर उसका जो है वो क्या नाम जो है वो हम लोग रख रहे हैं। अगर हम अपने मैथमेटिकल मॉडल की बात करें जो हमारा जब हम एक इंसानी दिमाग के जो आर्किटेक्चर को जब हम लोग जो है वो अपने कंप्यूटर साइंस के आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो जो उसका मैथमेटिकल मॉडल बनता है वो आपको यहाँ पर स्लाइड में दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग कुछ इनपुट्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली तीन जो है वो इनपुट्स की जा रही हैं और ऊपर कुछ गेन, ये गेन 1, गेन 2, गेन 3, ये बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास इनपुट्स हैं। अब ये कितनी इनपुट्स होती हैं ये डिपेंड करता है हमारे कितने फीचर्स हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास 4 फीचर्स हैं तो बेसिकली हम लोग जो है वो 4 तरह की जो है वो इनपुट्स करेंगे और इन इनपुट्स को बाज़ औक़ात हम कुछ वेट भी देते हैं। इसकी मिसाल मैं आगे फर्दर जब आपको एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें बता दूँगा। तो हम बेसिकली इसको वेट भी देते हैं। तो बाद में हम लोग क्या करते हैं इन तमाम को आपस में जो है वो अच्छा, ये अभी जो आपको सामने मॉडल दिखाया जा रहा है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा इसका मॉडल आपको दिखाया जा रहा है। तो उसमें फिर बात कर अगर हम चाहते हैं कि कोई बायस वैल्यू जो है, बायस वैल्यू क्या होती है हम बिल्कुल बाद में डिस्कस करते हैं। तो इसको भी जो है अपनी इनपुट्स में हम लोग जो है वो ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास सबमिशन आती है उसको फिर हम एक फ़ंक्शन को पास कर देते हैं और वो फंक्शन उसके मुताबिक जो भी आउटपुट बनती है वो आउटपुट जो है वो जनरेट कर देता है। तो अगर इस मॉडल को मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने कुछ इनपुट्स ली, बायस वैल्यूज़ ली और इनको आपस में हम लोगों ने जो है वो इनको सम अप कर लिया और सम अप करने के बाद वो जो हमारे पास वैल्यू बनी उसको हमने एक फ़ंक्शन को पास किया और फंक्शन ने जो है वो हमें एक आउटपुट जनरेट कर दी। अब ये जो आउटपुट आ रही है ये फर्दर किसी और न्यूरॉन की इनपुट भी हो सकती है और ये आउटपुट आपका फाइनल रिजल्ट भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये हमारे आर्किटेक्चर पे जो है वो डिपेंड करता है कि हम लोग इसको किस तरीके से जो है हैंडल कर रहे हैं। अब अगर हम स्लाइड नंबर 9 पे देखते हैं तो बेसिकली एक बेसिक प्रोसेस जो है वो लिखा गया है यहाँ पर एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, और उसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास टेक इनपुट एंड मल्टीप्लाई बाय द न्यूरॉन्स वेट। तो जैसे भी हम पहले बात कर रहे थे हम यहाँ पे वेट भी लगाते हैं, तो हम लोग इनपुट लेते हैं और उस इनपुट को और जो उसके वेट होते हैं उनको आपस में हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी जो बायस वैल्यू होती है उसको हम बीच में जो है वो ऐड कर लेते हैं। बायस वैल्यू क्या होती है, किस तरीके से आती है, इसको हम फर्दर बिल्कुल डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास इनपुट थी और हर इनपुट के अगेंस्ट कुछ हमारे पास वेट्स थे और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया दोनों को आपस में जो है हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, इनपुट को और वेट्स को। जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो उसके बाद हमने जो बायस वैल्यू थी वो इसमें क्या की, ऐड की। ऐड करने के बाद फीड द रिजल्ट एक्स, जो भी हम उसको नाम एक्स दे देते हैं, टू द एक्टिवेशन फंक्शन। अब ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, जैसे अभी मैंने लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी कि हम लोगों ने एक फंक्शन को वो वाली इनपुट दे देते हैं, तो यहाँ पे वो जो फंक्शन जिसको हम इनपुट के तौर पर वो वैल्यू दे रहे होते हैं उस फंक्शन को हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, उनकी आउटपुट कैसे आती है, ये भी हमारा जो है वो टॉपिक है नेक्स्ट, तो हम उसमें जो है इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक जो ओवरऑल पिक्चर चूँकि शो की जा रही है, तो इसलिए बात ये करते हैं कि वहाँ पे हम जो है उस जो एक्टिवेशन फंक्शन है उसको जो है वो रिज़ल्ट अपने जो है दे देते हैं जो कि बायस वैल्यू को ऐड करने के बाद जनरेट हुआ था। अब जब फंक्शन उसके ऊपर जो भी आउटपुट बनती है वो ट्रांसफ़र कर देगा फर्दर, टेक द आउटपुट एंड ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट लेयर ऑफ न्यूरॉन्स। तो वो हम जो उसकी आउटपुट होती है एक्टिवेशन फंक्शन की, वो हम जो है वो अगली लेयर के न्यूरॉन्स को जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर तो वो लास्ट होती है तो फिर वो हमारी आउटपुट बन जाती है। अगर हमारी लास्ट लेयर की अगर हम बात करें तो जो वहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन की आउटपुट होती है वो फिर हमारी आउटपुट जो है वो कंसीडर कर ली जाती है।
अगर आप स्लाइड नंबर 10 पे देखें तो वहाँ पे कुछ बेसिक्स के हवाले से जो है वो वहाँ पे बात की जा रही है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमने ये लिखा हुआ है, एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज़ एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम that has certain performance characteristics in common with biological neural network। तो हमारा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है इसकी प्रोसेसिंग बिल्कुल वैसी ही कुछ डिज़ाइन की गई है जैसे कि हम लोग अपने बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क की डिज़ाइन करते हैं। तो अगर हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेट को कैटेगराइज करें तो तीन तरीके के जो है वो हम उसको डिस्कस करते हैं उसकी कैटेगरीज बनाकर। पहले को हम कहते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या है कि हमारे जो मुख्तलिफ न्यूरॉन्स हैं वो आपस में किस तरीके से जो है वो जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं वो उसका आर्किटेक्चर है। दूसरी अगर हम बात करते हैं ट्रेनिंग और लर्निंग एल्गोरिदम, तो उसमें हम ट्रेनिंग और लर्निंग एल्गोरिदम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये जो है हमारे पास जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसके लिए ट्रेनिंग और जो है वो लर्निंग एल्गोरिदम जो है वो कौन से वाला जो है वो यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक्टिवेशन फंक्शन है। एक्टिवेशन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि यूज़ किया जाता है आपके न्यूरॉन्स की इन जो आउटपुट होती है सभी न्यूरॉन्स और बायस वैल्यू के बाद वो हम लोग अपने एक्टिवेशन फंक्शन को देते हैं तो वो उसकी इनपुट बन जाती है और एक्टिवेशन फंक्शन फर्दर एक आउटपुट जनरेट करता है जो कि अगले न्यूरॉन की जो है वो इनपुट के तौर पर कंसीडर की जाती है। तो ये जो तीन बातें अभी हम आर्किटेक्चर की डिस्कस कर रहे थे, आर्किटेक्चर, ट्रेनिंग है और लर्निंग एल्गोरिथम, एक्टिवेशन फंक्शंस, ये तीनों चीज़ों को डिटेल में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आर्किटेक्चर को। आर्किटेक्चर को डिस्कस करने के लिए अगर हम स्लाइड नंबर 11 पे देखें तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी दो बुनियादी जो है वो कैटेगरीज बनाई जाती हैं। जब भी हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को डिवाइड करते हैं तो बुनियादी तौर पर इसकी दो कैटेगरीज बनती हैं। इनमें से एक को हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड जो हमारी कैटेगरी है इसको भी बेसिकली आगे फर्दर दो और जो है वो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया जाता है। इसको हम कहते हैं सिंगल लेयर और मल्टी लेयर। अच्छा, फीड फॉरवर्ड जैसे अब इसके नाम से अब ये जाहिर करता है, इसमें जो आपके फ्लो होता है, सिग्नल्स का जो फ्लो होता है वो एक साइड को ही होता है। तो बेसिकली जब हम इनपुट देते हैं वो इनपुट अपनी कैलकुलेट होकर जो है वो एंड तक चली जाती है और वो हमारी आउटपुट बन जाती है। तो वो चूँकि एक ही जो है वो तरफ उसका फ्लो होता है तो इसलिए हम उसे कहते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो बेसिकली वो एक ही साइड को उसके सिग्नल जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं। और फर्दर जैसे मैंने अभी बात की कि इसको दो और हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक को हम कहते हैं सिंगल लेयर और दूसरे को हम कहते हैं मल्टी लेयर। इसके बाद जो दूसरी किस्म बनती है, पहली किस्म तो उसकी फीड फॉरवर्ड होगी, जो दूसरी उसकी जो है वो कैटेगरी बनती है उसे हम कहते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट जो न्यूरल नेटवर्क होता है इसमें आपके जो सिग्नल्स का फ्लो है वो दोनों डायरेक्शंस में होता है। वो जो है इनके आगे भी मूव करता है और उसके बाद वो फिर पीछे की तरफ भी जो है वो मूव करता है। तो बाय डायरेक्शनल जो है वो मूवमेंट जो है वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में जो है की जाती है। इसी की जो है आर्किटेक्चर को फर्दर डिस्कस करने के लिए जो है वो अगर आप स्लाइड नंबर 12 देखें तो वहाँ पे सिंगल लेयर जो है वो नेटवर्क बनाया गया है। अब इसमें देखें जो पहली लेयर है इसको हम कहते हैं कि वो हमारी जो है वो इनपुट लेयर है। अब इनपुट लेयर के हर एक न्यूरॉन जो है, इनपुट लेयर का हर एक न्यूरॉन जो है वो आउटपुट लेयर के हर एक न्यूरॉन से जो है वो कनेक्टेड है। तो अगर आप यहाँ पे देखें आपका X1 जो है ये हम कहते हैं एक न्यूरॉन है। अब X1 जो है, या इसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो अब ये नोड है, ठीक है। बायोलॉजिकल में हम इसको न्यूरॉन कहते हैं और जब हम बात करते हैं अपनी कंप्यूटर साइंस में तो इसको न्यूरॉन भी कहते हैं और नोड भी कहते हैं। तो X1 जो नोड है वो देखें आपकी Y1, Y2 और YN जितनी भी हमारे पास बनती हैं वो सारी की सारी जो है वो न्यूरॉन से जो है वो कनेक्टेड है। सेम ऐसे अगर आप X2 वाला जो हमारा न्यूरॉन है उसको देखें तो वो भी आउटपुट के लेयर के हर एक न्यूरॉन से जो है वो कनेक्टेड है। तो आपके एक लेयर के जितने भी न्यूरॉन होते हैं वो आपकी नेक्स्ट लेयर के हर एक न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है जी, मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ। आपकी
जो एक लेयर होती है, जैसे अब ये x1 x2 ये बेसिकली मेरी एक लेयर कहलाती है। अब ये जो एक लेयर के जितने भी हमारे पास न्यूरॉन हैं, वो आपके नेक्स्ट लेयर के जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन तमाम के साथ कनेक्टेड होती है। अब यहाँ पे चूंकि एक ही लेयर इस्तेमाल की जा रही है इनपुट के लिए, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये जो है वो सिंगल लेयर है। आउटपुट लेयर गो के देखने को आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये भी एक आउटपुट भी तो एक लेयर ही है, नो डाउट ये एक लेयर है। लेकिन हम इसमें चूंकि इनपुट लेयर के बाद कोई और लेयर नहीं है सिवाय आउटपुट लेयर के, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये सिंगल लेयर जो हमारे पास मॉडल है। अब इसमें अगर आप फर्दर देखें तो हर एक के वेट्स अलग-अलग हैं। अगर हम जो है वो बात करते हैं x1 की, तो उसके पास जो वेट्स हैं वो देखें जो है वो अलग-अलग हैं। हर एक के लिए उसके जो वेट्स होंगे वो अलग-अलग होंगे। ये वेट्स क्या होते हैं, किस तरीके से असाइन किए जाते हैं, इनको कैसे चेंज किया जाता है, ये बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम चूँकि इसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं, तो इसलिए अभी इतनी डिटेल में हम लोग नहीं बात करते। हमारा जो है आज का लेक्चर, जो अगला लेक्चर होगा, उनमें से किसी एक में हम लोग जो है वो वेट्स को भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे जो है वो चेंज किए जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं ये हमारे पास जो है वो सिंगल लेयर हमारा नेटवर्क है। अगर स्लाइड नंबर 13 पे अगर आप जाकर बात करें, तो देखें वहाँ पे हम आपको जो लेफ़्ट साइड पे एक पिक्चर जो कि पहले भी आप लोगों को इसी लेक्चर में दिखाई जा रही थी, उसमें अगर भी आप देखें तो आपके मुख्तलिफ जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो न्यूरॉन बेसिकली फर्दर एक और न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनपुट और आउटपुट लेयर्स के दरमियान में कुछ और लेयर्स आ जाती हैं। इनपुट और आउटपुट जो हमारी लेयर्स होती हैं उनके दरमियान कुछ और लेयर्स आ जाती हैं। उन इन दोनों लेयर्स के दरमियान में जो लेयर आती है उसे हम कहते हैं हिडन लेयर। अब हिडन लेयर्स की तादाद जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, वो आप डिपेंड करता है कि आप लोगों ने अपना नेटवर्क कैसा बनाया। हो सकता है कि हिडन लेयर एक ही हो सकता है कि आप 5 हिडन लेयर्स बनाएं, हो सकता है आप 10 हिडन लेयर्स बनाएं। तो ये आप पर डिपेंड करता है और आपकी प्रॉब्लम्स पर डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कितनी हिडन लेयर्स जो है वो बनाते हैं। तो आपके जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की जो सबसे पहली लेयर होती है, उसे हम कहते हैं वो हमारी इनपुट लेयर है, जहाँ से हम अपनी इनपुट जो है वो स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे आखिरी लेयर होती है उसे हम कहते हैं आउटपुट लेयर। इनपुट और आउटपुट लेयर्स के दरमियान में जितनी भी लेयर्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी की स्लाइड में अगर आप देखें तो जो जी वाली लेयर बन रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये हिडन लेयर है। अब हिडन लेयर्स की तादाद कितनी है ये मैंने पहले बताया कि ये डिपेंड करता है आप पर और आपकी जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इसमें देखें तो वही चीज़ जो हमने लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस की थी कि एक लेयर का जो एक नोड है वो अगली लेयर की हर एक नोड से कनेक्टेड है। और जब अगर आप हिडन की बात करें, हिडन जब आउटपुट लेयर से कनेक्टेड है, तो फिर वही वाली बात कि इस लेयर का हर एक न्यूरॉन अगली वाली लेयर के हर एक न्यूरॉन से जो है वो कनेक्टेड है और हर एक का अपना अपना वेट भी है। तो जो आपकी x1 की इनपुट होगी, जो भी हम इस पे इनपुट देते हैं x1 की, वो मल्टीप्लाई होगी उसके वेट 1 से, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिज़ल्ट बनेगा वो चले जाएगा उसके अगली नोड के पास। सेम ऐसे ही x1 का जो इनपुट होगी वो मल्टीप्लाई होगी अपने वेट से, जो कि 1j लिखा गया यहाँ पर, और 1j के बाद वो किसके लिए जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देगा रिज़ल्ट, जो कि आपका न्यूरॉन ZJ है। इसी तरीके से x1 की जो इनपुट है वो मल्टीप्लाई करेगी 1p वाले वेट से, और वो साथ ही जो है आपके अगले जो न्यूरॉन है ZP उसको जो है वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी। इसके बाद जो हमारा है 14 नंबर पर, ये बेसिकली हमारा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। अगर आप इसमें देखें तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाई डायरेक्शनल हो रही है। x1 की इन्फॉर्मेशन जो है वो y1 के पास भी जा रही है, और y1 की इन्फॉर्मेशन जो x1 के पास भी आ रही है। x1 की इन्फॉर्मेशन अपने पास भी रह रही है, वो अपने साथ भी उसको मल्टीप्लाई करके अपने वेट के साथ उसको जो है वो रख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कई जो है वो जो नोड्स ऐसी नज़र आती हैं जो कि आपस में बाई डायरेक्शनल जो है वो मूवमेंट रख रही हैं।
अब यहाँ तक हम लोगों ने अपने आर्किटेक्चर जो है वो मुकम्मल डिस्कस कर लिया। तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में जिक्र किया था कि हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिस्कस कर रहे थे। पहला उसका पार्ट था आर्किटेक्चर, कि हम इसका आर्किटेक्चर कैसा होता है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो हमारे पास जो ये आर्किटेक्चर है ये 2 मेन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी को जो है वो हम लोग बात करते हैं कि ये स्लाइड नंबर, जैसे मैं दोबारा वापस आता हूँ स्लाइड नंबर 11 पे। तो 11 पे अगर हम बात करते हैं तो एक किस कैटेगरी बनाएगी फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क की, जिसमें हम कहते हैं कि हमारा जो फ्लो है वो वन वे ट्रैफिक की तरह मूव करता है। तो अगर आप पहले वाली सिंगल लेयर और मल्टी लेयर, इसकी फर्दर 2 कैटेगरीज बनती हैं। इन दोनों कैटेगरीज में अगर आप देखें तो एक जो लेयर की इंफॉर्मेशन है वो फर्दर आगे कोई मूव कर रही थी, लेकिन वापस जो है वो नहीं आ रही थी। तो इसलिए हम इसे कहते थे फीड फॉरवर्ड, कि ये आगे की तरफ जो है इसकी फीडिंग की जाती है। सिंगल लेयर में एक ही लेयर होती है, मल्टीपल लेयर में एक से ज़्यादा लेयर्स होती हैं। और ज़्यादा लेयर्स आउटपुट लेयर को बेसिकली हम इसमें कंसीडर नहीं कर रहे होते। तो इसलिए सिंगल लेयर में अगर हम बात करें तो एक ही इनपुट लेयर होती है, इसलिए हम उसे कहते हैं वो हमारी सिंगल लेयर नेटवर्क है। और मल्टीपल लेयर में हम कहते हैं कि हमारे पास हिडन लेयर्स जो बेसिकली आ जाती हैं। हिडन लेयर्स क्या होती हैं? इनपुट और आउटपुट लेयर्स के दरमियान में जितनी भी लेयर्स हों उन तमाम को हम हिडन लेयर्स कह सकते हैं। और हिडन लेयर्स की तादाद एक से ज़्यादा हो सकती है और एक भी हो सकती है। तो सबसे पहली लेयर हमारी इनपुट लेयर और सबसे आखिरी लेयर जो है वो हमारी आउटपुट लेयर, और इनके दरमियान में जितनी भी लेयर्स वो एक हैं या एक से ज़्यादा, उनको हम लोग कह देते हैं वो हिडन लेयर्स हैं। दूसरी हमने जो कैटेगरी इसकी डिस्कस कर रहे थे आर्किटेक्चर में, वो रिकरेंट जो है वो न्यूरल नेटवर्क था। और उसमें हम कहते हैं कि हमारी जो फ्लो है इंफॉर्मेशन का वो बायोट्रैक्शनल होता है। वो जो है वो फीड फॉरवर्ड भी होता है और वो बैक प्रोपोगे जो है वो उसकी जो है वो मूव भी कर लेता है। तो इसलिए हम उसे कहते हैं कि वो हमारा रिकरेंट जो है वो न्यूरल नेटवर्क है। तो आर्किटेक्चर को डिस्कस करने के बाद अब हमने फर्दर डिस्कस करते हैं कि इसके जो ट्रेनिंग बेसिकली जो होती है वो कैसे की जाती है। तो अगर आप स्लाइड नंबर 15 पे अगर आप आते हैं तो वहाँ पे ट्रेनिंग को डिस्कस किया जा रहा है। तो हम लोगों ने पिछले एक लेक्चर में पढ़ा था, हमारे पास 2 तरह की जो है वो ट्रेनिंग एल्गोरिथम है। एक को हम कहते हैं सुपरवाइज और दूसरे को हम कहते हैं अनसुपरवाइज। तो इसी हमारे पास जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ये दोनों तरह की ट्रेनिंग्स के लिए यूज़ होता है। अगर आपने सुपरवाइज ट्रेनिंग करनी है तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और अगर आपने अनसुपरवाइज ट्रेनिंग करनी है तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। अब अगर सुपरवाइज की बात करते हैं तो बिल्कुल इसका वही कंसेप्ट है जो सुपरवाइज लर्निंग का हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, कि इसमें हमारे पास आउटपुट ऑलरेडी गिवन होती है। जब हम अपना एल्गोरिदम को ट्रेन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास आउटपुट गिवन होती है। तो हम उस आउटपुट के लिहाज से अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो इस वक्त हम उसे कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो सुपरवाइज ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास आउटपुट ना हो, हमारे पास आउटपुट जो है वो मौजूद ही ना हो, तो उस वक्त हम लोग जब अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करेंगे तो उसे हम कहेंगे वो हमारे पास अनसुपरवाइज ट्रेनिंग है। सुपरवाइज ट्रेनिंग में हम अपने वेट्स को जो है वो एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग। कैसे एडजस्ट करते हैं मैं अभी फर्दर भी डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ पे सिर्फ इतना मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि वेट्स को जो एडजस्टमेंट है वो बेसिकली आपकी आउटपुट के लिहाज से होती है, कि आउटपुट के लिहाज से जो है हम अपने वेट्स को जो है वो एडजस्ट करते हैं। तो हमारे पास दोनों तरह की ट्रेनिंग के लिए जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो सुपरवाइज भी है और वो अनसुपरवाइज्ड भी है। तो ट्रेनिंग को डिस्कस करने के साथ ही अब हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि हम 3 तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। पहला हमने बात की थी कि इसका आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे, दूसरी फिर हमने बात की थी इसके ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ट्रेनिंग इसको कैसे जो है वो किया जाता है वो हम देख रहे थे। अब तीसरी जो इसमें चीज़ आ जाती है वो बेसिकली आपका कॉमन एक्टिवेशन फंक्शंस आ जाते हैं। तो स्लाइड नंबर अगर जो नेक्स्ट स्लाइड है अगर आप वहाँ पे देखें तो आपको बहुत सारे जो है वो इसके एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो नज़र आ रहे हैं। हम इनको फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके अगले लेक्चर में। तो इसलिए हम अगली अपनी स्लाइड पे मूव करते हैं। और अगली स्लाइड पे अगर आप देखें तो बात की जा रही है टिपिकल प्रॉब्लम एरियाज़ की बात की जा रही है। टिपिकल जो है वो प्रॉब्लम एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो जहाँ पर हमारा जो है वो न्यूरल नेटवर्क प्रॉपर काम करता है उसकी जो है वो बात की जा रही है। तो सबसे पहले इसमें
प्रेडिक्शन के लिए अमूमी तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। प्रेडिक्शन से क्या मतलब होती है, जैसे अगर हम बात करते हैं जी कि हमारे पास कराची जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो एक कोई ख़ास एक जो चीज़ का जो है एक प्रोडक्ट का जो है वो शेयर्स की क्या वैल्यू होगी, तो हम उसकी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो ये प्रेडिक्शन के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा और भी बहुत तरह की प्रेडिक्शन हमारे पास मौजूद होती है। तो एग्जांपल मैं आपको सिर्फ एक देना चाह रहा था कि जैसे मौसम की प्रेडिक्शन की जाती है कि ठीक है जी एक हफ़्ते बाद क्या मौसम होगा, उसमें एक तो चांस ये है कि हम अपने जो मुख्तलिफ फ़ीचर्स देख रहे थे और फीचर्स की बिहाफ पे हमने बात की थी कि हम लोग जो है अगर ये वाले सारे फीचर्स इस इनकी वैल्यू ये वाली होती है तो इसका मतलब है कि हम लोग जो है वो उसकी जो है वो बारिश होगी। सेम ऐसे अगर हम बात करते हैं टेनिस प्ले का, हम लोगों ने देखा था एक डाटा सेट, उसमें भी हम लोगों ने प्रेडिक्शन ही कर रहे थे और प्रेडिक्शन के लिए हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ का इस्तेमाल कर रहे थे और उसके बिहाफ पे हम बात कर रहे थे कि वो टेनिस खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो क्लासिफिकेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्लासिफिकेशन हम लोग पहले भी जैसे मैं आपको एग्जांपल के बात कर चुका हूँ कि दो या दो से ज़्यादा क्लासेस में से किसी एक का फैसला करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम लोगों ने एक नेटवर्क बनाया और वो बेसिकली मेल और फीमेल फेसेस को जो है वो बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि हम उसको एक तस्वीर देते हैं और वो तस्वीर की बिहाफ पे फैसला करता है कि ये एक मेल की तस्वीर है या एक फ़ीमेल की तस्वीर है। तो हम तो क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। इसी तरीके से मैंने क्लास में एक दफ़ा पहले भी जो जिक्र किया था कि हम उसको एक तस्वीर देते हैं और वो हो सकता है कि वो किसी डॉग की हो सकता है वो किसी कैट की हो। तो जो है वो इसको डिफ्रेंशिएट करना कि ये जो अभी मुझे इनपुट की जो दी गई है तस्वीर ये इन दोनों क्लासेस में से किसकी है। सेम ऐसे अगर हम बात करते हैं तो डिजिट हमारे पास 0 to 9 है और अगर हम एक हैंड रिटन डिजिट देते हैं उसको तो वो आइडेंटिफाई हमारा जो है वो नेटवर्क करके दे कि ये जो डिजिट अभी हमें मुझे दिया जा रहा है वो 0 से 9 के दरमियान किस डिजिट को बेसिकली वो तस्वीर है। तो इसको हम लोग जो है वो क्लासिफिकेशन कहते हैं। हमारे पास जो तीसरी जो है इसका ये जो सॉल्व कर सकता है वो एसोसिएशन होती है। एसोसिएशन के ऊपर भी जो है ये बड़ा अच्छा काम करता है। एसोसिएशन को आप यूँ समझ लें जैसे सपोज हमने अपनी न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं और हम उसको ट्रेन करते हैं कि मेल के अगेंस्ट जो है वो फीमेल आती है, तो हम लोगों ने उसको ट्रेन किया हुआ कि मेल के अगेंस्ट क्या फीमेल। अब हम उसको इनपुट देते हैं किंग, तो वो हमें आउटपुट क्या देगा क्वीन। तो ये बेसिकली एसोसिएशन है कि हम वो एक दूसरे को समझ रहा है तो एसोसिएट कर लेता है वो। इस तरीके से और भी हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है वो उनको भी इस तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकता है। अगर आप इसकी फोर्थ नंबर देखें तो वो फीचर डिटेक्शन है। फीचर डिटेक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फीचर्स बेसिकली जो हैं वो जैसे अगर आप बात करते हैं मैं आपको इमेज प्रोसेसिंग की अगर एक एग्जांपल देता हूँ तो इमेज प्रोसेसिंग में अगर हमारे पास जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मतलब सपोज एक ह्यूमन है वहाँ पर, तो ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट है। अगर वहाँ पे एक जो है वो गाड़ी है तो गाड़ी एक ऑब्जेक्ट है। वहाँ पे एक सड़क है तो सड़क एक ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसकी जो बॉर्डर लाइंस हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो बॉर्डर लाइंस बेसिकली वहाँ पे क्या वो फीचर्स हैं। तो फीचर को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो भी आपका न्यूरल नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। डाटा कंप्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्रेशन आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। कंप्रेशन क्या होती है कि एक बड़ी फ़ाइल को छोटी फ़ाइल में कन्वर्ट करना ताकि उसका लॉस जो है वो कम से कम हो। जब भी हम डाटा कंप्रेस करते हैं तो हमारे पास लॉस होता है हमारे डाटे का, तो उसको मिनिमाइज़ करना जो है वो एक जो है बहुत बड़ी फील्ड है डाटा कंप्रेशन की। तो वो डाटा कंप्रेशन के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें जैसे सपोज हम कहते हैं जी कि एक हमने काम करना तो अप्रॉक्सीमेट बता दे कि इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, तो वो अप्रॉक्सीमेशन में आ जाता है। अगर हम फर्दर स्लाइड नंबर 21 पे डिस्कस करें तो उसके कुछ एडवांटेजेस बयान किए जा रहे हैं। तो जो इसका पहला एडवांटेज है वो बेसिकली पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ है, क्योंकि आपके देखें पूरा का पूरा जो आपके जो है हम बैच बना लेते हैं। बैच से मतलब क्या होता है
कि अगर हमारे पास 100 इमेजेस हैं तो हम लोग क्या कहते हैं 10-10 के बैच बना लेते हैं, तो वो 10 बैचेस पे इकट्ठा काम होना शुरू हो जाता है। और वो 10 अगर इमेजेस हैं तो उन इमेजेस को हम लोगों ने इकट्ठा जो है वो फीड के लिए भेज देते हैं, और वो तमाम के तमाम पे उसके हर एक पिक्सल पे हम लोग जो है वो अलग-अलग एक ही वक्त में काम शुरू कर देते हैं। तो इसे हम बेसिकली पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। स्टोरिंग डाटा ऑन द इंटायर नेटवर्क, तो जो अपना डाटा जो है वो पूरे आपके जो नेटवर्क पर है उस पर जो है वो अपना फैला देता है। अभी हम इसकी एग्जांपल करेंगे प्रैक्टिकल, और फर्दर भी हम इसको देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे तो जो डाटा है वो पूरे के पूरे नेटवर्क पे जो है वो उसका फैल जाता है। कैपेबिलिटी टू वर्क विद इनकम्प्लीट नॉलेज, तो हमारे पास अगर मुकम्मल जो है वो हमारे पास डाटा नहीं होता तो भी ये अपना काम करने की जो है वो अच्छी सलाहियत रखता है। हैविंग अ मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ये काफ़ी अच्छा रहता है। उसमें भी प्रॉपर जो है वो वर्किंग करता है। फॉल्ट टॉलरेंस इसकी अच्छी है, क्योंकि जैसे भी मैं बात कर रहा था कि इनकम्प्लीट नॉलेज पे ये जो है वो अच्छा काम करता है, तो ऑब्वियसली उससे उसकी फॉल्ट टॉलरेंस उसमें ज़्यादा है, तो वो इसीलिए जो है इनकम्प्लीट नॉलेज पे भी जो है वो काम कर लेता है। अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं, जो कि स्लाइड नंबर 22 पर है, इसका जो स्ट्रक्चर बनाना होता है ना, वो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। यानी कि अगर आपने एक प्रॉब्लम के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया, आप कहते हैं ये कि इनपुट लेयर हैं, 3 हिडन लेयर्स हैं, एक आउटपुट लेयर्स है, और उसमें मैंने ये वाली चीज़ें वेट और ये चीज़ें की हुई हैं, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि अगली प्रॉब्लम के लिए यही नेटवर्क इसी तरीके से बड़ा अच्छा काम करेगा। तो स्ट्रक्चर जो है वो इसका एश्योरेंस नहीं हमें देता है। हर एक प्रॉब्लम के लिए हमें मुख्तलिफ तरह के जो है वो नेटवर्क बनाने पड़ते हैं। अनरिकग्नाइज बिहेवियर ऑफ द नेटवर्क, तो इसमें जो बिहेवियर होता है वो अनरिकग्नाइज होता है। हम जब टेस्ट कर रहे होते हैं किसी सोल्यूशन को, तो हम जब न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं उसका, तो उसका जो बिहेवियर है उसके बारे में हमें कंफर्म नहीं होता कि ये हमें अच्छी आउटपुट देगा या नहीं अच्छी आउटपुट देगा। हार्डवेयर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है आपके, और जैसे फर्दर हम आगे और पढ़ेंगे डीप न्यूरल नेटवर्क, तो जो कि इसी की एक समझे कि इसी को इन्हांस करके एक और चीज़ बनाई गई थी। तो ये हार्डवेयर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। आप बाज़ का ये नेटवर्क को इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है जो कि हमारे आम कंप्यूटर्स पे वो चल ही नहीं सकते। इसके लिए फिर हमें जीपीयूज़ पे जाना पड़ता है। और इसकी अगर हम तीसरे जो चौथे जो है वो प्रॉब्लम डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं, तो वो है जी डिफ़िकल्टी ऑफ शोइंग द इश्यूज़ टू द नेटवर्क। तो जो हमारे नेटवर्क के इश्यूज़ आते हैं उनको जो है वो समझना, देखना, ये भी एक जो है वो मुश्किल काम होता है। इसके लिए बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती है। तो ये प्रॉपर्ली बेसिक चूँकि आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होता कि ये कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, तो वो हमें विद एक्सपीरियंस जो है वो हमें मुख्तलिफ या प्रॉब्लम जो हमने पहले सॉल्व कर रही होती हैं उनके साथ रिलेट करके जो है हम इसको समझ रहे होते हैं। और एक नेटवर्क को चलने के लिए जो है वो कितनी ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है, ये भी अननोन होती है, और ये जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इसको कैलकुलेट कर भी लें तो वो छोटी ड्यूरेशन नहीं होती है, इसकी ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी लंबी होती है। और अगर हम उसको जो इसकी कुछ दो किस्में कुछ ऐसी भी हैं जिसमें हम ये प्रेडिक्ट भी नहीं आसानी से कर सकते कि इसकी ड्यूरेशन जो है वो कितनी तरह की होगी।